चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स में पहले ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार रे वेव सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हमें लगभग थोड़ा बहुत सबका आइडिया होता है। अब हम इसी चीज़ में बहुत डेप्थ में जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का जो वेव नेचर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ सामने नहीं आई थी। सबसे पहले लाइट के ऊपर जो ध्यान गया था वो न्यूटन साहब का गया था और न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी। तो उसमें सबसे पहली थ्योरी जो होती है वो न्यूटन की थ्योरी की जाती है, न्यूटन्स थ्योरी। न्यूटन पहले आदमी थे, आज से 400-450 साल पहले। उन्होंने बोला कि लाइट जो है ये पार्टिकल्स है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी भी दी थी जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। तो न्यूटन की जो थ्योरी थी ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब आइंस्टीन वाला पार्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, न्यूटन अपनी अलग बात कह रहा है। जैसे उसने इस थ्योरी की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाया। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, आज अपन जानते हैं। उस टाइम पे भी लोग जानते थे, आज से 450-500 साल पहले, कि लाइट आती है टकरा करके उसी मीडियम में लौट जाती है, इसे परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और लाइट आती है और एब्जॉर्ब होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो इसे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहा जाता है। तो न्यूटन ने इसको समझाया। उसने क्या कहा कि लाइट की रे जो आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो लाइट जो है किधर बेंड हो जाती है, डेंसर में बेंड किधर होती है, इसको जाना तो ऐसे था अवे नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो जो नॉर्मल होता है, जिसको अपन अभिलंब कहते हैं, उसकी तरफ लाइट हल्का सा मुड़ने का अपना नेचर रखती है। ठीक है, नॉर्मल। गलत तो नहीं बोला मैं, सही बोला। अब इसको न्यूटन ने अलग तरीके से समझाया। मतलब ये बात तो ये थी, लेकिन अपनी थ्योरी में क्या बोलता था न्यूटन? अपनी थ्योरी में बोलता था कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, और जब ये पार्टिकल इस तरह से जा रहे हैं तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। न्यूटन ये बोलता है कि जो डेंसर मीडियम होता है ये पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है इसलिए डेंसर मीडियम में जो है नॉर्मल की तरफ वो लाइट रे झुक जाती है, और जो रेयर मीडियम होता है रिफ्लेक्स मतलब उनको रिपल करता है, जिसकी वजह से दूर चली जाती है। अपन पता ना सेम चार्ज जो है रिपल्सन करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करते हैं। तो वैसा अट्रैक्शन रिपल्सन का कंसेप्ट उसने न्यूटन ने क्या बोला था, F=gm1m2/r²। तो वही चीज़ वो यहाँ पर भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो न्यूटन की जो थ्योरी है ये थ्योरी पार्टिकल्स का मीडियम के साथ अट्रैक्शन और रिपल्सन को बताती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम पार्टिकल्स को क्या करता है, लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। अब अपने दिमाग में बात आता है कि अगर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स भी लग रहा होगा। तो उसने कहा हाँ, इन पार्टिकल्स पर इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है डेंसर मीडियम। लाइट के पार्टिकल पर डेंसर मीडियम में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इधर बेंड होता है। तो फिर किसी का अच्छा फोर्स लगता है, तो फोर्स अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़नी चाहिए। तो बोला बिल्कुल स्पीड बढ़ती है। तो जब रेयर से डेंसर में जाता है पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, आज हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, लेकिन उसने बोला था बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि ये सही बात है गलत बात है, बात तो ये चल रही है कि कहीं कहीं से शुरुआत हो। तो पहली बार शुरुआत करने वाला ये था, और न्यूटन अपने टाइम का बड़ा साइंटिस्ट था। तो उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे इसको चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था, और जो बोलता था सच माना जाता था। तो सभी को लगभग 100, 150, 200 सालों तक यही लगता रहा ये सब कुछ सही है। ये तो क्योंकि उस टाइम पे अपन बोलते हैं आज स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ है, उस टाइम पे थोड़ी नहीं पता था स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ये तो बात की बात है ना। आज अपन कहते हैं 3×10⁸ जो है वैक्यूम के अंदर स्पीड है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मीडियम के अंदर, न्यूटन को तो मीडियम में और ज़्यादा होती है। आज के टाइम पे अपन जब ये समझ रहे हैं तो अपनी चीज़ गलत है, लेकिन न्यूटन के टाइम पे ये सब पता नहीं था, तो इन चीज़ों को लोग सही मानते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है कि गलत है? गलत है, लेकिन सबसे पहले ही प्रपोज की गई तो न्यूटन की थ्योरी अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में। ठीक है, क्या बोला था इसने कि जब रेयर से डेंसर में आता है तो अट्रैक्शन की वजह से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, ये न्यूटन ने बोला है ना। ये एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में एक पढ़ने के ऊपर साइड में थोड़ा सा दिया हुआ, नई एनसीईआरटी मैंने ढूंढा, खंगाला, कहीं नहीं है ऐसी कुछ बात। पुरानी में नाम मिल जाएंगे, लेकिन पेपर के हिसाब से अपन को पता चल गया कि किस लेवल का पढ़ना है, हर एक चीज़ को पकड़ के रखना है। इसके बाद इसके समकालीन थे हाइगेन। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल या हाइगेन्स थ्योरी लिख देते हैं, हाइगेन्स थ्योरी।
तो न्यूटन के समकालीन ही थे, लेकिन थोड़े से मतलब न्यूटन में था ओल्ड था, बड़ा था, और एक छोटे मोटे उस टाइम के साइंटिस्ट हाइगन। तो हाइगन ने कहा कि न्यूटन साहब जो कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि एक वेव है, तो लाइट वेव है। हाइगन से पूछा कि अच्छा वेव है तो बताओ कौन सी वेव है, तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं? दो तरह की वेव होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं? दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपगेशन ऑफ वेव सेम डायरेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये क्या है? ट्रांसवर्स है। आज के टाइम पे अपन जितना पढ़ते हैं उसके हिसाब से लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है। लेकिन हाइगन ने क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अपन वेव ऑप्टिक्स से पहले एसएम वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वेव मोशन, तो इतना तो आइडिया होता है। मैकेनिकल वेव भी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव भी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल होती है कि नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं? जिन वेव्स के प्रोपगेट होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है उसे अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं या मैकेनिकल वेव कहते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन जिनके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता वो नॉन मैकेनिकल है। हम लोग जब पढ़ते हैं वेव मोशन तो उसमें पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस, उसमें पढ़ते हैं डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, है ना? उसमें इतना नहीं पढ़ते, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड उसमें इतना नहीं पढ़ता, लेकिन डिफ्रेक्शन तो होता है साउंड का, इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता साउंड का? तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण, और दूसरी चीज है विवर्तन। विवर्तन। अब व्यतिकरण और विवर्तन को ये समझा पा रहा था, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था, इसलिए इसको क्या माना? लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाइगेंस ने लॉन्गिट्यूडनल वेव माना। क्यों माना? क्योंकि धीरे धीरे पता चला कि लाइट जो है इंटरफेरेंस शो करती है और डिफ्रेक्शन शो करती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन अपन साउंड में पहले ही पढ़ चुके थे, याद करो। साउंड वाला चैप्टर आप पढ़ते तो उसमें आप लाप्लास करेक्शन पढ़ते, वो किसके फॉर्मूला में था? न्यूटन के फॉर्मूला में। मतलब ये लोग सारे उस टाइम पे साउंड के बारे में अच्छे से जानते थे, साउंड की प्रॉपर्टीज जानते थे, और उसकी जो मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ी है, y1 बराबर a sin ओमेगा t, y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस 5, और पूरा y बराबर y1 प्लस y2, पूरा इनको पता था। तो इंटरफेरेंस इनको पता था। फिर मतलब लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है, और ये हाइगन नहीं देखा था। अगर लाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है तो जैसा साउंड है वैसी क्या है? लाइट है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो उसने कहा लाइट भी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। आज के टाइम पे अपन जानते हैं कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हाइगन बोल रहा है। और क्यों बोल रहा है? तुक्का नहीं मार रहा है, इसने मैथमेटिक्स की है। ये इंटरफेरेंस को समझा पा रहा है, डिफ्रेक्शन को समझा पा रहा है, इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, इस वजह से क्या बोल रहा है? इसको लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर न्यूटन क्या कह रहा है? बेटा न्यूटन के टाइम पे ये सब चीजें इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं थी, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ही बताता है। तो न्यूटन की जो थ्योरी है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही बताती है। ठीक है, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करते। ये इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन वगैरह इनको बता पाता है। जब इनको बता पाता है तो फिर बोलना पड़ेगा कि भैया लाइट कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमारे दिमाग में आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर हाइगन से पूछा गया, आप बोल रहे लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल के लिए मीडियम चाहिए, तो बताइए लाइट ट्रैवल कर रही है तो ब्रह्मांड के अंदर भी तो लाइट है, इस यूनिवर्स के अंदर, तो वहां पर कौन सा मीडियम है ऐसा? तब इसने जवाब दिया, क्या मीडियम है? ईथर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम चाहिए, उसने कहा पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम भरा हुआ है जो है ईथर। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, इसने बस एक नाम दे दिया था ईथर, ठीक है ना। फिर बाद में सवाल हुए क्या है ईथर, इसको समझाओ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसने बोला कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर ट्रैवल करती है कोई भी वेव, तो उसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए, उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो ईथर पता है ना, ये इनर्शिया इलास्टिसिटी, ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ताकि वो कोलाइड करके एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है और वापस अपनी जगह पर रिटर्न होता है। मतलब इसमें इनर्शिया भी है और इलास्टिसिटी भी है। तो लोगों ने कहा ठीक बात बोल रहे हैं आप लोग कि भैया ईथर जो है
ये ऐसी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट मतलब ये कैसा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखने में कैसा है, क्या है ये भी तो समझाओ। उस टाइम पे चांद तारों सितारों तक कोई गया नहीं था, तो पता नहीं था कि आगे जो है चांद से ऊपर जब जाता है एटमॉस्फेयर पूरा खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर ये मीडियम क्या भरा हुआ है, किस तरह की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ भी नहीं पता था, बस एक इमेजनरी है। मतलब ये ईथर जो इसने बोला है ये रियल है कि हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल ऐसे तुक्का मार दिया, ठीक है। फिर बाद में लगभग इसके कुछ टाइम बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ईथर एक माध्यम भरा हुआ है, इसकी टेस्टिंग के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ और काफ़ी जोरों शोरों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। और इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला गया कि ईथर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। ईथर का पता लगाने के लिए, इस मीडियम का पता लगाने के लिए हाइगेंस की बात के पीछे पड़ के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आप पढ़ते हैं कि यूरे मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ओपेरिन हेल्डन के लिए, तो वैसे ही इसने कुछ बात बोली तो उसके लिए इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और इसके रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। इन्होंने कहा कि नो ईथर एग्जिस्ट, हम एक्सपेरिमेंट करके बोल रहे हैं प्रैक्टिकली कोई ईथर नाम की चीज़ नहीं है ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई मीडियम ऐसा ईथर है ही नहीं। अब यहाँ जब पहुँचे तो पूरी फिजिक्स खिल चुकी थी। अब तक 100-150 साल गुजर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि लाइट पार्टिकल है, लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस तरह की चीज़ें भी समझा दी थी इससे। और हकीकत में इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन लाइट शो करती है, तो अगर इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन शो कर रही है तो वेव तो है, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव तो मीडियम तो चाहिए, मीडियम ईथर है, ये ईथर है ही नहीं, इसका मतलब ये बात भी गलत है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो यहाँ से पहली बार आइडिया लगा कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, तो फिर कैसे है? तो इसी टाइम पे एक साइंटिस्ट चर्चा में आ रहे थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल के बारे में आप जानते हैं? मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस दिए थे, तो मैक्सवेल के इक्वेशन, आप एक चैप्टर होता है EMW, उसमें मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट के इक्वेशन लेकर के इसने बनाया था मैक्सवेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो मैक्सवेल अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैक्सवेल ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन होता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैदा करते हैं जब वो वेरिएबल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के और एक वेव की फॉर्म में चलते हैं। इस वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वगैरह सब कुछ ही बता दी और फिर समझ में अच्छा लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो पहले कैसे बोल रहे थे? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जानते हैं किस तरह की वेव है, तो ये तो ट्रांसवर्स वेव है। मतलब क्लियर हो गया कि लाइट कैसी है, फिर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ रही कहानी, पूरा इतिहास कैसे चलता आ रहा है। तो यहाँ पर पता लगा कि ट्रांसवर्स वेव है लाइट। इतने दिन क्या मान रहे थे? लॉन्गिट्यूडनल, हकीकत में क्या है? ट्रांसवर्स। यहाँ पर क्या मान रहे थे कि मीडियम है ईथर, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है और हकीकत में कोई मीडियम नहीं होता है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर। तो ट्रांसवर्स वेव के रूप में चलती स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखने को मिलती है। तो फिर अब हाइगेन का प्रिंसिपल नहीं पढ़ते, आज भी अपन नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? इससे किसको एक्सप्लेन किया गया? इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। तो मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मानकर ही एक्सप्लेन करता हूँ, समझ रहे बात को, क्योंकि ये तो अपने यहाँ पे मीडियम है कि नहीं है ना, अपने यहाँ पर उसको मान लीजिए, तो मान करके इसलिए अपन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन हाइगेन की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आई ना बात, क्लियर है। चलिए इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये है आइंस्टीन, और इन्होंने बोला अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी मेटल की सरफेस पे लाइट गिरती है ना, फोटोन गिरता है, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है दो काम करती है, एक उसको मेटल की सरफेस से बाहर निकाल देती है इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। मतलब एनर्जी दो काम करे, एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब उस थ्योरी में आइंस्टीन इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बात करी? लाइट पार्टिकल है। अगर लाइट पार्टिकल है तो इसका मतलब ऊपर वाली थ्योरी क्या कह रही है अभी तक कंक्लूजन क्या निकला? लाइट किसी ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि वेव है, और एक लाइट पार्टिकल है। तो घूम फिर के जहाँ शुरू किया था बात वहीं पे आगे। फिर सभी साइंटिस्ट ने मिलजुल के बैठ के समझा चीज़ों को, कहा कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है। एक्चुअल में लाइट कैसी होती है? डुअल नेचर। और अपन पढ़ रहे हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स। इसमें लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करते हैं अपन? वेव। और जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं अपन, है ना। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? तो लास्ट में जाते हुए आज के टाइम पे अपने पास कंक्लूजन
सन 2025 के अंदर ये लेके बैठे, मतलब कब से आ गया था ये तो, कि लाइट जो है इसका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर, ठीक है, लाइट का डुअल नेचर है। इज दैट क्लियर? तो ये अब तक का मैंने पूरा इतिहास समझाया, इसकी जरूरत नहीं होती, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जब चैप्टर की डेप्थ में जा रहे हैं तो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता होगा। इसमें मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, हाइगेन्स थ्योरी या हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब मेरा पूरा एक दिन 2 दिन हाइगेन की थ्योरी में जाएगा, जिसमें इसके ऊपर डेप्थ में चर्चा करूँगा, क्या थी, कैसे थी, इंटरफेरेंस को इसने कैसे समझाया, डिफ्रैक्शन कैसे समझाया। अब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कहीं कहीं वेव से समझा रहे हैं, तो वेव समझना जरूरी है। तो ये चैप्टर ये रोक के मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, वेव यानी कि ओशन ऑसिलेशंस वाला। एसएचएम और ऑसिलेशंस में अपन ने जो पढ़ा था, एक बार उसको समराइज करूंगा ताकि ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हो, और वो समझ करके फिर अपन आगे चलेंगे। तो आज मैं सिर्फ ऑसिलेशंस ही कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्ट तो करते हैं। इतना नोट करना चाहेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्यों नोट करने के लिए बोल रहा हूँ? अब समझ में क्या, घर जाके इतना याद नहीं रहेगा फिर कि क्या है नहीं है। तो ऐसे में हर एक चैप्टर का आउटव्यू दूंगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन क्या कहता है, हाइगेन के प्रिंसिपल। तो हाइगेन ने जो थी अलग अलग थ्योरीज दी इसके अंदर, वेव मान के समझा रहा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो उसने कहा कोई भी एक सोर्स से मान लीजिए, अपन चलो मान के चलते कि कोई सोर्स है, वहाँ से लाइट निकल रही है और सोर्स का पावर P है, तो 1 सेकंड में वो लाइट कितनी ट्रैवल करती है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? पावर छोड़ो, लाइट जो होती है ना वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? लाइट की स्पीड क्या होती है आगे? तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट जा रही है, इस सोर्स का पावर P है, तो यहाँ पर लाइट गई, ऐसे लाइट गई ट्रैवल करी, 1 सेकंड में C चलेगी, है ना। तो T टाइम में कितनी चलेगी? हाँ, TC या C इंटू टी, C इंटू टी का मैं C इंटू टी रेडियस का एक गोला मान लिया, यहाँ तक पहुँच गई लाइट, तो इस रेडियस का एक गोला एज्यूम करता हूँ। ऐसा क्यों एज्यूम किया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने तो एक डायरेक्शन को समझाया, ऐसे हर डायरेक्शन में लाइट गई है, हर डायरेक्शन में से लाइट गई है, तो जिस टाइम पे यहाँ पे पहुंची, उस टाइम पे यहाँ पे पहुंची, उस टाइम पे यहाँ पहुंची, यहाँ पे पहुंची, यहाँ पहुंची। अपन वेव मान के चल रहे हैं, तो वेव में फेज होता है, ठीक है, इसका हर एक पॉइंट का फेज सेम होता है। तो जो पार्टिकल सभी सेम फेज में, उनको बोलेंगे कि ये पार्टिकल एक ही फेज में तो कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए हैं। इस पार्टिकल को एनर्जी मिली, इस पार्टिकल को एनर्जी मिली, इस पार्टिकल को एनर्जी मिली। अब आप ये पूछेंगे कि सर एनर्जी पार्टिकल को कैसे मिल रही है, ये तो बिना मीडियम के भी चल रही है। तो मैं हाइगेन की थ्योरी समझा रहा हूँ, मीडियम है, हवा है, और मान लो मीडियम नहीं भी है तो एनर्जी यहाँ तक पहुंची, तो ये एनर्जी इस फेज में, ये भी एनर्जी उसी फेज में, तो ये पूरा एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो बना है ना, इस पूरे को वेव फ्रंट नाम दिया उसने, क्या दिया, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है कि जब भी एनर्जी निकलती है तो वो पॉइंट जो सेम फेज में होते हैं, उन सब को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे वेव फ्रंट कह दिया। तो इसने वेव फ्रंट समझाया, वेव फ्रंट समझ में आया। अब ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से R रेडियस का मैंने इससे गोला माना, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, अगली पल एनर्जी और आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर एनर्जी पहुँची है, P पावर है, तो यहाँ पे P एनर्जी पहुँची है, नहीं पहुँची, क्योंकि ये एनर्जी सब तरफ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी मिली वो देखना चाहते हैं। तो ये एनर्जी है ना, जैसे पॉइंट सोर्स यहाँ से एनर्जी निकली तो एनर्जी सब तरफ गई, और किसके रूप में फैल गई, एक हाँ वेव द्वय पर कैसा, स्फीयर के रूप में, एक स्फीयर के रूप में चली गई। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, या हिंदी में कहते हैं गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो यहाँ सब सेम फेज के अंदर है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जिस टाइम पर मैंने बना रखा है, इस टाइम पर इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया 4πr², है ना। सर्कल गोला है, गोला इमेजिन करो इसको, तो 4πr² इसका एरिया है। अब यहाँ से P पावर निकली, यहाँ से मान लो इस जगह से P पावर निकली, और वो पावर इतने टाइम T टाइम इतने जगह पे चली गई। मैं इस हिस्से पर देखना चाहता हूँ कितनी पावर पहुंची। तो यहाँ पर पावर कितनी निकली, P बटों में कितना हिस्सा, 4πr²। तो पावर अपॉन सरफेस एरिया, तो यूनिट एरिया में कितनी पावर होगी इस हिस्से का मेरे को पता चल गया। तो यूनिट एरिया में जितनी पावर पहुंची है तो उसको अपन कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई। तो इंटेंसिटी आई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r रेडियस का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा एक चीज है कि लाइट जा रही है तो लाइट जो होती है क्या होती है, एक वेव होती है। तो वेव का एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, शाबाश। अब ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये एक लाइट वेव का इक्वेशन मान ले रहे, तो यहाँ पर भी तो वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो क्या इसकी इक्वेशन ये मान ले रहे, ठीक है मान लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये जो निकली एनर्जी, इससे पहले अपन साउंड वाला चैप्टर पर अपने को पता था इंटेंसिटी थ्योरी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूँ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस चीज़ से समझ है। यहाँ पर हम क्या करें, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आई और आर में आपको रिलेशन दिख रहा है, इस जगह आई लिख दूँ तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही लिख देता हूँ चलो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आई यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ 1/r, उल्टा बोल गया 1/r। ये चीज़ पता चली अपन को, है ना, और ये चीज़ पता चली। तो डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड घटेगा। अच्छा डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी घटेगी नहीं घटेगी, हैं घटेगी। इंटेंसिटी यहाँ और यहाँ चेक करेंगे, कहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, पहले वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जितनी डिस्टेंस पे ज़्यादा इंटेंसिटी। तो अब हम ये समझ गए हैं कि जितनी जितनी डिस्टेंस पे जाते हैं इंटेंसिटी यानी कि चमक जो भी लाइट की ये कम होती है, इंटेंसिटी घटती जा रही है। सही बात है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के साथ घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, तो क्या उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं। समझ गए बात को, हमें डेप्थ में जाना है टॉपिक की, बहुत गहराई से समझना है। इक्वेशन लिख के ये नहीं बोलना ये इसकी हो रही है, हमने खुद ने चेक किया कि इक्वेशन इसकी बन रही कि नहीं बन रही, कहा ये इक्वेशन इसकी नहीं बन रही। क्यों, इसका रीजन ये है कि इसका ये जो है इसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ बदलना चाहिए, और वो इक्वेशन कह रही है कि एम्पलीट्यूड वक्त के साथ कांस्टेंट रहेगा, हम वो इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो फिर इसके लिए इक्वेशन लगाते क्या, ई बराबर ई नोड बटावा आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताइए ये इक्वेशन इसको फॉलो करेगी नहीं कर रही है, क्या जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, क्लियर है। अब आप समझ जाइए इसकी इक्वेशन ये होगी। हमें कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है ऐसा, ये जो आज 1-2 दिन में पढ़ूंगा मैं, यहाँ से नीट जेई में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस समझने के लिए कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर समझ में आता है, जैसे छोटे छोटे अपना पेपर वगैरह होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाता है क्या कि ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, इसके लिए कौन सा इक्वेशन वैलिड है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना है कि इसमें ऐसा होता है इसमें ऐसा होता है इसलिए ऐसा वैलिड होता है, ठीक है। एक और वेवफ्रंट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए हो गया, एक वेवफ्रंट होता है जैसे मान लीजिए लाइट जो है एक लाइन के रूप में लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है, ये रहा लीनियर सोर्स। तो इससे वेवफ्रंट कैसे जनरेट होंगे, सिलेंड्रिकल, हर डायरेक्शन में ऐसे, जैसे ट्यूबलाइट है तो हर डायरेक्शन में वेव्स भेज रही है, ठीक है ना, तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जनरेट कर रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होगा, एक सिलेंडर की फॉर्म में, ओके, ये सिलेंड्रिकल। अब ये जो सोर्स है लीनियर सोर्स, इस लीनियर सोर्स से निकलने वाला वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल, तो लीनियर सोर्स है, और वेवफ्रंट कैसे होंगे, वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल। अब मान लेते हैं कि सोर्स की लंबाई L है, जो आपने सोर्स लिया इसकी लंबाई L है और इसकी पावर कितनी है P। तो P पावर को ये ऐसा फैला रहा है, ठीक है ना। अगर ये P पावर को फैला रहा है और इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R रेडियस का, ये इस तरह सिलेंडर बनाया, तो P पावर इस हिस्से पर कितना पहुंचा है, इसके सरफेस एरिया का भाग लगा दो, तो सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर 2πr, ठीक है ना, 2πrl हो गया। और यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पहुंची, उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। आई बराबर क्या होगा P/2π, तो पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है, यूनिट एरिया में कितनी पावर पहुंची हुई है। अब यहां से अपन देखें तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां से कंक्लूजन क्या बन रहा है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। समझे बात को। अब यहां पर हम कहेंगे डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी बढ़ती है घटती है,
कम होती है, और यहाँ पर भी कहेंगे डिस्टेंस से इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्सली स्क्वायर के रूप में कम होती है और यहाँ पर इन्वर्सली कम होती है इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम ये चीज़ नहीं समझे होते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, अच्छा यहाँ की लाइट आ रही है, इसका तोड़ नहीं। यहाँ पर आप देखिए इंटेंसिटी कम होती है। अब जब क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस से इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे दिमाग में रटा पड़ा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और हम ज़्यादातर क्वेश्चन यही छापते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो आपको जो याद है वो स्फेरिकल के लिए बात सही है, अगर वो लीनियर सोर्स है और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो वो बात इसके लिए सही नहीं, इसके लिए ये बात सही होगी जो सामने है ना। और यहाँ से अपन इसके लिए इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्या, E बराबर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के से लिखा। अब यहाँ पर बताइए डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड बदल रहा है नहीं बदल रहा है, तो अपॉन में समझ गए बात को। बस अब अपन को पता आ गया, बिल्कुल आसान लग गया भैया, ये इक्वेशन इसके लिए, ये इक्वेशन इसके लिए, आपके पास ये लिखा हुआ भी है पहले से, सिस्टमेटिक देखने की जरूरत नहीं, अब समझ में भी आ गया, सही चल रहा है मामला। एक और चीज होती है, इसको अपन कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का सोर्स है और इसे वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, वेव फ्रंट क्या, लाइट रे ऐसे जा रही है जो कि पैरेलल लाइट रे है, तो लाइट रे पैरेलल होती है, तो इस तरह जो होता है ये वेव फ्रंट कौन से कहलाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, शाबाश। तीसरा वेव फ्रंट हो गया प्लेन वेव फ्रंट, या हिंदी में कहते हैं समतल तरंगाग्र। इनके लिए अपन जानते हैं कि इनका जो पावर होता है वो वक्त के साथ कांस्टेंट रहता है, जैसे लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट से प्लेन वेव फ्रंट निकल रहा है, ठीक है ना, यानी पैरेलल लाइट रेज निकल रही है, तो उसी वजह से डिस्टेंस और उनकी इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, तो उसका पावर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, मतलब उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट, उसका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, वक्त के साथ चेंज नहीं रहेगा। समझेंगे इस बात को। लेजर लाइट को यहाँ से वहाँ डालूंगा और यहाँ से उस दीवार पर डालूंगा, लगभग सेम इंटेंसिटी रहेगी। हाँ, आपको लगता है कि यहाँ पर जो है एक छोटा गोला बन रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा गोला बनेगा और उस वजह से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर का डिफेक्ट है, इसके बनाने में बढ़िया क्वालिटी की लेजर लाइट लेके आओ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्रॉपर्टीज इन वेव फ्रंट की वो सही है कि पैरेलल रहेगी तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। स्फेरिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है। स्फेरिकल बहुत दूर चले जाता है तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, और जब एक बहुत ज़्यादा रेडियस हो जाता है तो किसी तरह बिहेव करता है, प्लेन की तरह। तो बोर्ड की क्लासेस में डेरिवेशन होती है तो नोट लगा के लिखा देते हैं कि जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूरी पर होते हैं तो एज अ प्लेन वेव फ्रंट बिहेव, हाँ प्लेन वेव फ्रंट बिहेव करते हैं। कुछ पूछना था, यही बात, ठीक है। लेकिन हम इनको तीनों अलग अलग ट्रीट करेंगे क्योंकि हमारे लिए स्पेसिफिक होता है, बोर्ड डिस्टेंस वाला नहीं आएगा। आप बोलेगा स्फेरिकल तो स्फेरिकल ही सोचना है, प्लेन नहीं सोचना है। ओके, यहाँ आ गया। अब बताइए यहाँ पे एम्पलीट्यूड वक्त के साथ कांस्टेंट है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। सही है। कुछ नई चीजें सीखने को मिली, वेक्टर क्वांटिटी वगैरह, है ना, ये समझ में आ गया। तो वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद इसने एक और कंसेप्ट दिया हाइगन ने। इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए इस लाइट सोर्स को यहाँ पे बंद कर दिया जाए, मैंने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, तो जहाँ पर जो पहुँच चुकी है लाइट वो वहीं रुक जाएगी, वो ट्रैवल करती रहेगी, ठीक है ना। तो स्विच बंद कर दिया तो वेव आगे ट्रैवल कैसे कर रही है, ये चीज़ भी सीखने को मिलती है। इसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया सेकेंडरी वेवलेट का या द्वितीयक तरंगिकाओं का। वो क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको लाइट को बंद कर दिया तो यहाँ पर जो एनर्जी पहुँची है, यहाँ पर जो एनर्जी पहुँची है वो खुद एज अ सोर्स बिहेव करती है और खुद से वेव फ्रंट जनरेट करती है। तो ये इस तरह से वेव फ्रंट जनरेट करती है, ठीक है। अब ये जो है ये वेव फ्रंट जनरेट कर रही है, तो इसका मान लीजिए ये रहा क्या बोलते हैं, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, इन सब के टेंजेंट को मिला दो। तो टी टाइम पर जो है लाइट यहाँ पर है, उसके डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी तो एक नया गोला बन जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ये डेल्टा टी टाइम पर ये गोला बनेगा। इसका मतलब हर सेकंड जो हर एक पॉइंट है वो अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो सोर्स लाइट की एनर्जी को आगे। अब ये खत्म हो गया, लेकिन इसका ऊपर आप गोला एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो वो गोले के रूप में एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और ये तो लोगों ने कहा हाइगन एक बात सुनो, बताओ जरा, रुको जरा, आपने कहा कि ये जो है ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनको मैं मार्क कर देता हूँ, ये मार्क कर दिया मैंने, सोर्स की तरह पॉइंट बिहेव कर रहे हैं। तो वेव जो है आगे बढ़ रहे, वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रहे हैं और वेव फ्रंट्स इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नो डाउट।
लेकिन इसका पीछे का पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव नहीं करेगा क्या? और पीछे का अगर सोर्स की तरफ बिहेव करेगा तो वेव फ्रंट पीछे नहीं चलेंगे क्या? उसने कहा नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाइगेंस ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा कि कभी भी पीछे के जो पॉइंट्स होते हैं इनको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी सोर्स नहीं मानेंगे, आगे वाले पॉइंट से चलेंगे, क्योंकि लाइट हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी, उसको बैकवर्ड ट्रैवल नहीं करना। चलते चलते लौट के नहीं आती लाइट। समझ गए बात को? ये छोटी क्लासों में डाउट रहता है, बच्चों को पता ही नहीं होता, उनको पूछे था, हाँ बोले ऐसा होता है, पीछे भी चलेंगे। अब याद रखें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जो टेंजेंट होंगे इनको मिलाएंगे अपन टेंजेंशियली तो ही वेव फ्रंट कंसिडर होगा, बैकवर्ड में टेंजेंशियल कंसिडर नहीं होगा। तो लाइट ट्रैवल्स ऑलवेज, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फॉरवर्ड, लाइट हमेशा ही फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी। सही है, कभी भी इसको बैकवर्ड ट्रैवल नहीं कराना है, पहली चीज। तो ये चीज सीखने को मिली। इस तरह से ये भी ऐसे हमेशा ही फॉरवर्ड ट्रैवल करते जाएंगे, ये भी आगे ट्रैवल करता है, कोई भी पीछे ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, एक और चीज यहाँ से सीखने को मिली क्या? जैसे मान लीजिए पी पावर था और यहाँ से ये वाला पॉइंट है, तो ये जो आगे जा रहा है ना, ऐसे करके हमने ये बना दिया। ये जो एरो है ना, एक्चुअल में ये एरो जो है ये एनर्जी की प्रोपगेशन को बता रहा है कि हमेशा ही फॉरवर्ड ट्रैवल करना है, कभी बैकवर्ड ट्रैवल नहीं कराना। तो जब आप फॉरवर्ड ट्रैवल करा रहे हैं, इसी को अपन रे कहते हैं, यानी कि किरण कहते हैं। तो अपन रे ऑप्टिक्स में जो रे बनाते हैं ना, एक्चुअली वो ये चीज़ है। ठीक है ना? अब अपन एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कोई भी सर्कल है और इसकी रेडियस, इसके सेंटर से कोई लाइन गुजरी है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तो ये तो इसके यहीं से निकली, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इस तरह से ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से निकली, ये रे तो कितना एंगल बना रही है? 90। और ये वाली रे यहाँ से निकली, तो ये कितना एंगल बना रही है? 90। इसका मतलब ये वेव फ्रंट है और ये रे या प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के साथ वेव फ्रंट हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, 9 से कम 9 से ज़्यादा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो यहाँ से भी आप वेव बना सकते हैं, अगर वेव बनेगी तो 90 डिग्री पर बनानी है। यहाँ पर भी वेव बना सकते हैं, वेव बनेगी जैसे 90 डिग्री पर। यानी दो प्रॉपर्टी यहाँ पर सीखी हमने। पहली प्रॉपर्टी, लाइट हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी, तो पीछे नहीं बढ़ाना उसको, सेकेंडरी सोर्स आगे बनाना है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमेशा ही रे के साथ वेव कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और रे क्या है? एक इमेजिनेशन है, रे रियल में कुछ नहीं है। लाइट यानी एनर्जी ट्रैवल कर रही है, एनर्जी ट्रैवल की डायरेक्शन को क्या बोल दिया? रे बोल दिया। रे वास्तव में कुछ भी नहीं है, बस एक इमेजिनरी पाथ है जहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करती है। वेव फ्रंट इस तरह से। ठीक है, अब यहीं से अपन थोड़ा एनसीईआरटी की डेप्थ में जाते हैं। एनसीईआरटी में समझा रखा है, हिंट दे रखा है, तो अपन इसको समझा दें। ये मान लीजिए एक लेंस है, ठीक है, लेंस है। अब लेंस जो है, इस पर पैरेलल लाइट रेज आ रही है, नाम तो पता ही होगा इसका, कॉन्वेक्स लेंस है। तो पैरेलल लाइट रेज को कहाँ भेजेगा? इसके फोकस पे भेजेगा। तो ये लाइट रे मान लीजिए इसके फोकस पे आके इकट्ठी हो गई, ये लाइट रे इसके फोकस पे इकट्ठी हो गई, कोई दिक्कत? फोकस पे इकट्ठी हो गई, मैंने इनको आगे भी बढ़ा दिया, फोकस के बाद ऐसे जाएगी ये लाइट रे। अगर मैं यहाँ पर देखो पैरेलल लाइट रेज है, तो इनका वेव फ्रंट भी आ रहा होगा। वेव फ्रंट कैसा होगा बोलो? प्लेन वेव फ्रंट है। कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर गया, अब ये तो हमेशा तय है कि रे के साथ वेव फ्रंट कितना एंगल बनाएगा? 90। तो मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों पॉइंट अब देख रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर वेव फ्रंट कितना बनाना चाहिए एंगल? 90 बनाना चाहिए। तो वेव फ्रंट 90 के एंगल से बना दिया। यहाँ पर कितना बनाना चाहिए? 90, तो 90 के हिसाब से बना दिया। और यहाँ पर कितना बनाना चाहिए? 90, तो 90 के हिसाब से बना दिया। तो मेरे को इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ गए? यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, 90, 90, 90, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, 90, 90, 90। समझ रहे बात को? इसका मतलब पहले वेव फ्रंट कैसा था और बाद में कैसा हो गया? कर्ड हो गया, स्फेरिकल टाइप में हो गया। इससे एक चीज और सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली? यहाँ पर ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनर्जी इक्वली ट्रैवल कर रही है। इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा इक्वल टाइम में, और उसी टाइम में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा। आई थिंक ये बीच वाला पॉइंट ने कम ट्रैवल किया और किनारे वाले पॉइंट ने ज़्यादा ट्रैवल किया। इसको अपन ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा चित्र अच्छा बना देता हूँ मैं, चित्र से दिक्कत हो रही है। ये रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझेंगे, इस वाले पॉइंट ने एक मीडियम के अंदर बहुत ही कम वक्त गुजारा, इस वाले ने मीडियम के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारा, और इस वाले ने मीडियम के अंदर कम वक्त गुजारा। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है कि घटती है? घटती है। टाइम तो सबके लिए इक्वल है। स्पीड ऑफ लाइट घट गई है, स्पीड घट गई है, तो यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है, और यहाँ पर तो कम ही गुजार के वापस हवा में आ गया, तो अपनी इक्वल स्पीड से चल रहा है, इक्वल स्पीड से चल रहा है। तो ये जिस वक्त यहाँ पहुँचेंगे उस वक्त ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा,
जब ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा है, इसका मतलब ये मेरे को किसी ने पीछे खींच लिया, धीरे हो गया, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से कैसा हो गया, कर्व। इस वजह से कर्व हुआ। इसे कर्व होने का रीजन क्या है वेव फ्रंट का? कारण इसको लेंस में से ज्यादा वक्त तक वहां से गुजरने में लग गया, मतलब ज्यादा नहीं, वक्त भी बोले कम स्पीड से वहां से गुजरा है, ठीक है ना, टाइम सबके लिए इक्वल है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालना, ये पॉइंट एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ 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 आ गई, और फिर एनर्जी यहाँ यहाँ आ गई, फिर एनर्जी यहाँ आ गई, एनर्जी पास पास आ रही है, तो एनर्जी पास पास आ रही थी इंटेंसिटी, लेकिन इससे पहले इंटेंसिटी कांस्टेंट चल रही थी, इंटेंसिटी कांस्टेंट चल रही थी, और यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि एनर्जी पास पास आ रही है। और अगर इंटेंसिटी बढ़ा दे, कोई भी ऐसा लेंस जिसके पास ये पावर है कि वो इंटेंसिटी को बढ़ा दे, एनर्जी को पास पास लेके आ जाए, तो हम बोलेंगे इसका पावर पॉजिटिव है। इसका पावर कैसा माना जाएगा? किसका पावर? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मैं चीज़ों को अलग तरीके से बढ़ा रहा हूँ ताकि दिमाग में सेट हो। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी को बढ़ा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो उसका पावर पॉजिटिव होगा। तो इस तरह का कुछ मिरर है जिसको अपन कॉन्केव मिरर कहते हैं, वो भी तो ये काम कर रहा है, एनर्जी को एक जगह इकट्ठी कर रहा है। तो एनर्जी इकट्ठी करने वाला पॉजिटिव पावर का होगा, एनर्जी बिखेरने वाला नेगेटिव पावर। आप समझ में आया लॉजिक? ओके, एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव लेंस है। अब कॉन्केव लेंस में से ये पहला लाइट रेज आई, यहाँ से इस तरह से लाइट रेज आई और ये गुजरी, तो आपको पता है ये लाइट को क्या करता है? डिफ्लेक्ट नहीं बोलते हैं, डाइवर्स करता है, डाइवर्स कर दिया। ये सब इस तरह से डाइवर्ट हो गए, ठीक है ना, रेज को डाइवर्स कर दिया। यहाँ से पहले वेव फ्रंट बनाएंगे तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पर है, ये इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री 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 90 डिग्री। अब आपको देखिए यहाँ पर लेंस बहुत पतला होता है, तो लाइट को यहाँ पे कम ट्रैवल करना पड़ा, और यहाँ पर लाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। इस चक्कर में ये वाले पॉइंट की एनर्जी पीछे रह गई, ये वाली पॉइंट की एनर्जी पीछे रह गई और ये वाली एनर्जी आगे रह गई। तो ये इस तरह से हो गया, बीच का हिस्सा तो आगे चला गया और कोने के हिस्से पीछे चले गए, तो वेव फ्रंट इस तरह के हो गए कर्व, ठीक है ना। और इसने एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया, फैला दिया। एनर्जी को अगर फैला रहा है तो इसका पावर कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। तो इसका पावर नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सीखी है। क्या सीखी? कि वेव फ्रंट आगे की तरफ चलते हैं, हमेशा आगे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ नहीं चलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, हम ये कभी नहीं बोलेंगे आंख बंद करके कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सिर्फ स्फेरिकल के लिए वैलिड है, हर के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन हम गड़बड़ ये करते हैं, हर जगह लगा देते हैं। सिलेंड्रिकल के लिए अलग होता है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए अलग होता है। इसके लिए कांस्टेंट, इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्टेंस, और ये ऐसा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि वेव फ्रंट रे के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, और ये किस तरह से शेप बनती है। अब अपने हिसाब से आप शेप सोच लीजिए, लेंस का, मिरर का, सभी सोच के देख लेना, ठीक है। मैंने तो एक दो बताएं। एनसीईआरटी अगर आप वेव ऑप्टिक्स की खोलें तो उसमें कुछ फोटो दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। आप इन फोटो को समझने का प्रयास करना। एनसीईआरटी समझ में आ रहा है? फायदा हो रहा है इस चीज़ का? नोट कर लो। हाँ जी, तो अब आगे अपन को इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पढ़ना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन हमारा कभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि हम ऑसिलेशंस में अटके रहते हैं। हमें ये नहीं पता फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है। तो फेज इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो फिर वो समझ में नहीं आता। एक सेम फेज में एनर्जी है, एनर्जी अपोजिट फेज में, तो हमें फेज ही समझ में नहीं आता, तो फिर इनकी फिनोमेना कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। अब ऑसिलेशन पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें। ऑसिलेशंस एंड फेजर, फेजर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑसिलेशंस और फेजर, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है अपनी जगह पर ऐसे चम कर रहा है, तो उसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर मेन पोजीशन पे, फिर ऐसे, ये मोशन कौन सा हुआ? ऑसिलेशंस हो गया, ठीक है ना। और इसके लिए इक्वेशन अपन लिखते हैं, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई लिखते हैं मैंने, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में अपन को वैसे ही पता है। जैसे y क्या है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। y जो है ये बता रहा है कि मीन पोजीशन, जैसे मान लीजिए मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, a एम्पलीट्यूड है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये मीन पोजीशन है ना। तो एम्पलीट्यूड है, हर बार y a के बराबर थोड़ी होगा, अलग अलग पोजीशन होगी ना। तो y डायरेक्शन में ले रहे हैं अपन, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन
मीन पोजीशन कब, एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो टी टाइम पर ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ उसको कहते हैं। ए क्या है, तो ए को अपन कहेंगे एम्पलीट्यूड या आयाम। अब इनकी चर्चा करते हैं। तो जो ओमेगा टी है और जो फाइव है, फाइव को कहते हैं इनिशियल फेज, इस पूरे कहते हैं फेज। तो ये है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कब होती है, जब टाइम टी बराबर कितना हो, 0। तो टाइम टी बराबर 0 होता है, उस टाइम का फेज ये कहलाता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 रख लीजिए, तो ये इनिशियल फेज कहलाता है। और ये जो पूरी चीज़ है, इस पूरी को क्या कहते हैं अपन, फेज कहते हैं। तो ये फेज या फेज एंगल कहलाता है, ठीक है ना, फेज एंगल कहलाता है। अब ये सारी चीज़ लिख दी। और यहाँ पर जो ओमेगा है, इस ओमेगा क्या कहते हैं, ये ओमेगा लिखा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और ये ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, जिसमें एफ क्या है, एफ फ्रिक्वेंसी, वो लीनियर फ्रिक्वेंसी कहलाती है, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है। सारी चीज़ क्लियर हो गई, लेकिन अभी बात वहाँ की वही है। जैसे मैंने कहा ओमेगा क्या है, आपने कहा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा टी क्या है, ये सब क्या है, फेज है। मैंने कहा फेज क्या होता है बताओ, बोले इनिशियल फेज ही समझ में नहीं आया, तो फेज क्या बताएंगे। फेज का मतलब एंगल पर है। जैसे मैंने कहा फेज एंगल किस समय π/2 है, तो आप कहेंगे π/2 कैसे है, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, अगर ये यहाँ भी आ गया ना, तो भी एक ही लाइन में चल रहा है, और एक ही लाइन में चल रहा है, तो एंगल तो हमेशा 0 है ना। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें तो समझ में नहीं आया। थ्योरेटिकली हम सब कुछ लिख चुके हैं, हमने कॉपियाँ भर दी मोटी मोटी, लेकिन वही चीज़ समझ में नहीं कि यहाँ कहाँ से है, ये ओमेगा कहाँ से आ रहा है। ओमेगा तो रोटेशनल मोशन में आता है, सर्कुलर मोशन में आता है, और ये कर्व लीनियर मोशन का है, तो हम ओमेगा कैसे बता रहे हैं इसमें, समझे नहीं समझे। तो उन चीज़ों के ऊपर पहले चर्चा करेंगे ताकि इनकी बारीक पकड़ हो जाए, तो फिर अपन अपने टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं आए। तो एक्चुअली बात वो कि वो कर्व लीनियर मोशन रहा है, लेकिन हम उस लीनियर मोशन को, उस एसएचएम को सर्कुलर में पढ़ रहे हैं, उसको एंगल बना के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये इस तरह से एसएचएम कर रहा है, तो किसी टाइम पे किसी पोजीशन पे होगा, इसकी जो पोजीशन होगी इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिया जाए, तो बोला मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर का लंबाई होती है, ठीक है ना, और लंबाई किसके बराबर लेंगे, इसके एम्पलीट्यूड के बराबर ले लेंगे, ठीक है ना। और किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है, वो हम एंगल में दिखा देंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं फेजर। क्या कहते हैं, तो ये चल लीनियर रहा है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, तो वेक्टर में दो चीज़ें हो गई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से वेक्टर बन गया। उस वेक्टर को क्या कह रहे हैं, फेजर कह रहे हैं। समझेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर t बराबर 0 रखा, t बराबर 0 का, तो a sin फाइव, ठीक है ना। अगर मैं ये फाइव नहीं लिखता, नहीं होता यहाँ पे फाइव 0 होता, तो ये 0 रखने पे sin 0 होता, sin 0 वैल्यू 0, तो ये बिल्कुल मीन पोजीशन का होता है। लेकिन अब ये 0 रखने पर ये चीज़ तो हट गई, बट 5 बच गया, तो इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन आएगी, वो कहलाएगी पोजीशन। वो पोजीशन में कितने फेज पर, उसको इनिशियल फेज कहते हैं। इसको अपन क्या करते हैं कि पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, हम इधर से लाइट डालते हैं, तो उसकी छाया कैसे चल रही है, उस छाया को अपन दिखाएंगे फेजर में। समझे बात को, तो हम उसको सर्कल में दिखा देते हैं। तो ये सर्कल में दिखा दिया इस तरीके से, और इसका एक इस तरह से ऐसे और ऐसे खींच दिया। अब मैंने कहा टाइम t बराबर 0 रखो, तो आपने टाइम t बराबर 0 रखा, तो इनिशियल फेज कुछ ना कुछ आएगा नहीं आया, तो इनिशियली इसको एक वेक्टर की फॉर्म में दिखा दिया ये। अब इस वेक्टर की लंबाई किसके कितनी रखेंगे, तो जो भी इसका एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के बराबर इसकी लंबाई रखी जाएगी a। आपने टाइम t बराबर 0 रखा है, तो ये वैल्यू खत्म हो गई, तो कितना बचा 5, तो इसको अपन कहेंगे 5, ठीक है ना। तो ये टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल है। t टाइम पर पार्टिकल, अब पार्टिकल और चला जाएगा कहीं ऊपर, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गया, तो पार्टिकल इस जगह चला गया, तो ये पार्टिकल जो पार्टिकल यहाँ चला गया, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इस जगह आ गया, ठीक है ना। तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये उनका फेजर ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो फेजर 1 सेकंड में कितना घूमा, उसको कहते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है। आप इस कांटे को देखो, कांटा जिस स्पीड से घूम रहा है वो एंगुलर स्पीड होगी, समझिए इसमें, रेडियन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमा, तो 1 सेकंड में कांटा कितना घूम रहा है, तो ये ओमेगा स्पीड से चल रहा है। 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, 30 सेकंड में ओमेगा इंटू टी, समझे। तो ये कितना घूम गया, ओमेगा टी घूम गया, ठीक है ना। तो टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ है, तो दिस इज ओमेगा इंटू। बात समझ में, ये कांटा वेक्टर का कितना घूमता है जिस स्पीड से, उसको कहते हैं अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना एंगल ट्रैवल कर रहा है। आप समझ में आया। पार्टिकल तो लीनियर मोशन ही कर रहा है,
लेकिन उसी को अपन घड़ी की सुई की तरह दिखा रहे हैं ऐसे चलता हुआ। इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, इसको अपन फेजर कहते हैं। तो फेजर वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है? वेक्टर है। अरे किसी भी लीनियर मोशन को वेक्टर बना देना इस तरह से, उसी को फेजर कह रहे हैं। अब रियल में पार्टिकल का ये फेजर है, पार्टिकल या नहीं। आप पूछेंगे पार्टिकल कहाँ है, तो पार्टिकल जो है ना वो इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पर, तो पार्टिकल तो इस जगह पर है, ठीक है ना। तो पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं वाई, कितना कह रहे हैं वाई, और ये डिस्प्लेसमेंट अपन निकालना चाह रहे हैं। तो बताओ पार्टिकल पहले किस पोजीशन पे था, फाई पोजीशन पे, और फिर टी टाइम में कितना चला, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि स्पीड घूमने की ओमेगा थी, तो टी टाइम में ओमेगा इंटू टी, तो ये पूरे एंगल ओमेगा इंटू टी, तो ये एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाँ तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। ये ए है, ये जो है ना इसकी लेंथ रेडियस, ये भी ए ही होगी। तो आप देखिए ये ए है, मेरे को ये चाहिए, तो मैं लिखूंगा साइन जो भी है एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा वाई, अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा ए, तो वाई बराबर क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया वाई डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब हम इसको समझ पाए कि जब टाइम t बराबर 0 रखा आपने, तब वो किस एंगल को लेकर बैठा था, वो इनिशियल फेज कहलाता है, ये इनिशियल फेज है, और ये पूरा कहलाता है फेज एंगल, कितने एंगल से वो घूमता चल रहा है। तो इनिशियल तो हमेशा अपने साथ लेके चलेगा, जेब में लेके चलेगा। अब मान लीजिए किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो ये तो उसका फेजर है। रियल में पार्टिकल कहाँ होगा, इस जगह इस जगह इस जगह, यहाँ से ऐसे डाल दिया। किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना, ये तो फेजर है, पार्टिकल भी इसी जगह। जब पार्टिकल यहाँ आ गया, पार्टिकल यहाँ आएगा, पार्टिकल यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। हर समय उसकी पोजीशन बदल सकते हैं। अगर इसका फेजर ऐसे है तो यहाँ से ऐसे डाल दो, ये ऐसे यहाँ से ऐसे डाल दो, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पर है अब इधर से डालेंगे, यहाँ पर इधर से डालेंगे, यहाँ पर इधर से डालेंगे, यहाँ पर तो इधर से यूँ, इधर से यूँ। ये गलती कभी मत करना उधर डाल दिया, नहीं, हमारे इक्वेशन में क्या निकल रहे हैं वाई, हम इस वाई एक्सिस को ही देख के चल रहे हैं। पार्टिकल को वाई एक्सिस का लोग एसएचएम करा रहे हैं और ये ऐसे चल रहा है। हर एक चीज समझ में, जब ये यहाँ पर होगा इसका फेजर ऐसे होगा तब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और जब ये यहाँ पर होगा तभी पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। समझ में आया सारा सब कुछ। तो पार्टिकल जो है आप देखेंगे ध्यान से, पार्टिकल यूँ चल रहा है, ये मीन पोजीशन पर, ये एक्सट्रीम पर, वापस मीन पर, ये एक्सट्रीम पर, वापस मीन पर, पार्टिकल मीन पर। तो ये रहा इसका फेजर, पार्टिकल यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, पार्टिकल यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, पार्टिकल यहाँ, ये यहाँ, पार्टिकल यहाँ। तो ये पार्टिकल ने एक एसएचएम पूरा किया और ये एक फेजर पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन हो गया ना, रोटेशनल मोशन हो गया ना, तो यहाँ पे ओमेगा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक चक्कर पूरा हुआ इसका, इस फेजर का, इसने यहाँ से घूमना शुरू किया, एक चक्कर पूरा, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड मान लेते हैं टी है, ठीक है ना। अब ये टाइम पीरियड टी में यहाँ से चल के वापिस यहीं पहुँच गया, तो कितना एंगल घुमा, 360 यानी 2 पाई। तो क्या अपन 1 सेकंड का एंगल निकाल सकते हैं, 2 पाई बटा टी, और 2 पाई बटा टी को क्या कहते हैं, समझ आई बात। और आप जानते हैं कि 1/t को f कहते हैं, तो ये f हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 2 पाई f बराबर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाता है, जी समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये आप ध्यान समझेंगे कि हर एक चीज़ का हमें मतलब पता होना चाहिए। वाई क्या है, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम पर, ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई क्या है, इसका इनिशियल फेज है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ समझाता हूँ तुमको, चलो अब तो समझाने पे आ ही गए हैं, तो अपने एक्सट्रीम पर जाते हैं, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने देखा ये फंक्शन, ये ग्राफ किसका है, साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ है। जब मैं साइन को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, मैंने एंगल इधर से मेजर किया, समझ रही बात। अगर मैं कोस को लेके चल रहा हूँ तो मैं एंगल इधर से मेजर करता। आप रिपीटर आप जानते हैं ऐसे क्यों मेजर कर रहे हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है समझाने का, समझाऊंगा। जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। तो आपने साइन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, ये लो साइन का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। तो कोस का ग्राफ बनेगा ना, बताओ ये ग्राफ किसका है, कोस का ही तो है, यानी जितना ग्राफ आपका था उससे π/2 आगे बढ़ गए, सही है। तो ये साइन का था,
ये साइन का था, आपने डिफरेंशिएट किया और किसको कहाँ पे लेके आ गए, कोस पर लेके आ गए। तो साइन का डिफरेंशिएशन से कोस बनता है, मतलब जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं पाई बाई 2 के फेज से आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, माइनस साइन आता है। माइनस साइन का ग्राफ पता है कैसा होता है, ये तो आपने फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, तो आप कहाँ पे आ गए, माइनस साइन पे आ गए। यानी कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब आप माइनस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस आ जाएगा। तो आपने फिर से डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन का और ये आ गया माइनस कोस। अब आप माइनस कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन आएगा। अगर मैं सीधा पूछता, आप जिंदगी में कभी नहीं बता सकते माइनस कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूल लगाते कोई को, ये लो जी डिफरेंशिएशन और फिर से किस पे आ गए, साइन पे। तो अपने दिमाग में बात फिट कर लो ना, साइन के डिफरेंशिएशन से कोस आता है तो फेज एंगल कितना बना, पाई बाई 2। कोस के डिफरेंशिएशन से माइनस साइन आया तो फेज एंगल फिर से कितना बना, पाई बाई 2। माइनस साइन के डिफरेंशिएशन से माइनस कोस बना, फेज एंगल फिर से पाई बाई 2। और माइनस कोस के डिफरेंशिएशन से साइन बना तो फेज एंगल फिर से पाई बाई 2। अब आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया कोस और कोस का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे फेज एंगल कितना बन गया, पाई बन गया। यानी इसको जस्ट माइनस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो 2 बार डिफरेंशिएशन से जस्ट माइनस हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन से जस्ट माइनस हो गया। यानी किसी भी चीज का 2 बार डिफरेंशिएशन करो माइनस, किसी भी चीज का 1 बार डिफरेंशिएशन करो तो फेज एंगल पाई बाई 2। किसी भी एंगल का, किसी भी चीज का 2 बार डिफरेंशिएशन करो फेज एंगल पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पढ़ते हैं एसएचएम पढ़ाते हैं और एसएचएम खूब पढ़ाते हैं, एक्स बराबर sin ओमेगा टी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज एंगल होगा रखने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से क्या आया, वेलोसिटी, 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज एंगल कितना होगा, पाई आएगा, पाई बाई 2 का होगा, 90 का होगा, 90 का होगा। पहले डिस्प्लेसमेंट आया फिर वेलोसिटी है तो आगे वाला पाई बाई 2 फेज एंगल आगे होगा। तो इन दोनों में आगे कौन चलेगा, वेलोसिटी, कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। अब वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो होगी वेलोसिटी से कितने एंगल आगे होगी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल आगे होगी, पाई एंगल आगे। डिफरेंशिएशन से जस्ट अपन पाई बाई 2 फेज एंगल आगे जाएंगे, है ना। एक और चीज़ समझते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ये कौन से चैप्टर में आता है, EMI में आता है। तो EMI में पढ़ते हैं कि ये जो होता है ये फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन किया तो बोलो फेज एंगल कितना बदलेगा, पाई बाई 2 से। और फिर आगे क्या लगा दिया, माइनस, फेज एंगल कितना से बदलेगा, हाँ माइनस में तो 180 से बदल रहा है ना, देख 180 से, तो 180 और वो 90 कितना हो गया, 270, यानी 5 पाई बाई 3 हो रहा, सॉरी 5 पाई बाई 3। तो कुल मिला के 270 से। तो आपसे पूछा जाए कि जो इंड्यूस्ड EMF है इसमें और जो फ्लक्स है इसमें फेज एंगल कितना आएगा, तो आंसर कितना जा रहा है ना, यानी कि 270 का एंगल हो गया। अब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जबकि इस चैप्टर में जब पढ़ते हैं क्वेश्चन पूछता है तो हम सोल्व करके निकालते हैं। अब सीधा याद करेंगे ना, माइनस किया 180, डिफरेंशिएशन किया 90, खत्म बात। अब आप समझेंगे कि जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं साइन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस हिस्से को बोल दिया कि रेफरेंस से साइन। जब भी साइन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने अभी साइन का क्वेश्चन किया मेरा यहीं से तो बना, इक्वेशन में साइन आया तो ये रेफरेंस साइन का हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन किया 90 पे खिसक गया तो ये किसका हो जाएगा, कोस का। इससे और आगे खिसका तो ये किसका हो जाएगा, माइनस साइन का। इससे आगे खिसका तो ये माइनस कोस का। कोस माइनस कोस 180। इस हिसाब से अपन को फेजर बनाने, और फेजर बनाने के बाद फेज एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, फेज एंगल। दो वेव्स आ रही है, लाइट वेव्स इंटरफेरेंस कर रही है तो फेज एंगल कितना होगा, तो फेज एंगल की कैलकुलेशन कराएगा हमें, स्पीड से फेज एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो फेज एंगल कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर दें, इतना सा नोट कर लो, क्या करते हैं। तो इसमें अपन फेज एंगल निकालना सीखेंगे। अगर एक बार अपन को फेज एंगल निकालना आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई फॉर्मूला इसमें रटने की जरूरत नहीं, अपन सीधा कॉमन सेंस से चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी थी y1 बराबर a sin ओमेगा टी, एक दूसरी व्यवहार है y2 बराबर a cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। तो अपन को क्या करना है, ऐसे खींची लाइन और अपन को बस पहले ये चीज़ है कि रेफरेंस देखना है। जैसे y1 में कौन सा साइन, तो ये होगा, और ये किसी पे चलेगा, मेन साइन पे चलेगा, तो ये हो गया y1, ठीक है, y1 हो गया। अब y2 में क्या रहे, कोस कहाँ से चलना है, रेफरेंस क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ से करा आगे के पीछे, माइनस मतलब पीछे कितना, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30, तो 30 पीछे, तो ये हो गया y/2, 30 डिग्री पीछे y2। अब अपन को क्या पूछा, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, बताइए फेज डिफरेंस फाई, ये कितना आ गया, तो जो फेज डिफरेंस है ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी पाई/3। समझ गए, इतना आसान है बस। तो अब तो शुरू में तो लिखा रहे, बाद में तो नजरों से निपटा देंगे। देखिए कैसे, ये बोल रहा है इस तरह का खींचा और इसमें बोला कि a cos ओमेगा टी, तो कोस वाला रेफरेंस क्या चलेगा, ऊपर चलेगा ये वाला। अब इससे
इससे आगे के पीछे कम, पीछे चलेंगे तो पीछे चले कितना 30, ये y1 हो जाएगा इस बार 30 डिग्री पीछे चले। अब y2 जो है ए साइन मतलब किधर चलना है, इधर से है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस, ठीक है ना। तो माइनस ए साइन किधर से चलना है, इस साइड से, और प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो इसमें आगे खिसकना है। अब कितना आगे खिसकना है, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो इधर से 60 डिग्री यूँ चल रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देख रहे हैं, तो फेज डिफरेंस इसको ऐड कर लो, ठीक है ना। और आप कॉमन सेंस अगर लगाएं तो देखिए ये एंगल 60 है तो एंगल भी कितना है 60 ही होगा, दोनों है, तो बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है पाई का 180 का आ रहा है, डायरेक्ट तो चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस दैट इज 180 डिग्री या पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में करना है तो y1 कोज वाला फैक्टर बोल रहा है, यानी यहाँ से रेफरेंस रहेगा और ये पीछे कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पीछे चले y1 हो गया। अब y2 कह रहा है ए साइन, तो ये ए साइन जो है इसने क्या लिया प्लस का लिया, तो ये चलेगा। मैं इसको भी माइनस का कर देता हूँ, जितना हो सके कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो माइनस ले रखा, माइनस मतलब अपन को रेफरेंस कहाँ से लेना है, यहाँ से, और ये कितना पीछे चलना है इसे π/3 यानी 60 पीछे चलना है, तो इधर से 60 पीछे y2 हो गया। अब 60 एंगल इधर से लो, इधर से 60 है, समझ में आ गया। अब आपको इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है, तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 60 आ रहा है, बस आ गया समझ में। तो ये इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूले से करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्लियर, देख लो। इसमें अपन क्या करते हैं, बेसिक से अपन करेंगे इंटेंसिटी निकालना। एक वेव आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, दोनों वेव एक जगह पे मिले तो इंटरफ्रेंस होगा, तो इंटरफ्रेंस से वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो कहीं कहीं फेज डिफरेंस का खेल होता है सारा, अब फेज डिफरेंस ही नहीं पता तो इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन फेज डिफरेंस का थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 दे रखी है, इन दोनों का अगर अपन देखें y1 और y2 दो इक्वेशन है, तो y1 का क्या है एनोड साइन ओमेगा टी, रेफरेंस से चलेगा तो ये y1, और इसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कितना है एनोड है, ठीक है ना। y2 कहाँ से मेजर होगा A2 है ना, ये एनोड के हिसाब से ऊपर से आगे चलना है पीछे चलना है, पीछे चलना है, कितने एंगल पीछे चलना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पीछे चले और ये y2 हो गया। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना बना 60 डिग्री बन गया, फेज डिफरेंस 60 डिग्री। अब ये दोनों वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है और सुपर इम्पोज होकर एक नई वेव बनाती है, ठीक है। तो उस नई वेव के बारे में पूछेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बट अपन फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, अपन सीधा देखेंगे। अब अपन इसको वेक्टर मान ही चुके हैं, तो वेक्टर को वेक्टर के जरिए से सोल्व करो, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा बीच में, और इसको कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम से, तो ऐसे कर दिया तो इन दोनों के बीच में आ गया और ये y हो जाएगा। तो y आप खुद देखिए, दो वेक्टर एनोड के सेम, इसकी भी एम्पलीट्यूड एनोड होगा, इसका भी एनोड होगा, सेम वेक्टर कितने एंगल पर है 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो कितना होगा √3a, तो ये हो जाएगा √3 एनोड। तो हमने पता चल गया डायरेक्ट ये जो y होगा, ये y कितना होगा, ये होगा √3 एनोड, वेक्टर से सोल्व कर लिया, ठीक है ना। तो अब इन दोनों वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका इक्वेशन होगा y बराबर एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड कितना है √3 एनोड साइन। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप देखिए कि ये जो था ये मेन एक्सिस था, इस वाले एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेव का किसी एक से फेज एंगल है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी से कितने एंगल पर है 30 यानी π/6, ये रिजल्टेंट का इक्वेशन है। हमने इसका रिजल्टेंट का इक्वेशन, कोई के नहीं साहब मैं तो उधर से मेजर करूंगा, कर y बराबर √3 एनोड, इधर से मेजर करा तो क्या होगा फिर कोस ही होगा ना, कोस से ये कितना पीछे, तो ये 30 कितना हो गया 60, तो ये होगा ओमेगा टी, बोलो क्या लिखूं प्लस माइनस π/3, कोई के नहीं साहब मैं तो इधर से मेजर करूंगा तो लिख ले। तो y बराबर क्या होगा √3 एनोड, और इसमें आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस कौन सा साइन का, लेकिन इससे आगे चल रहा है पीछे चल रहा है ये रिजल्टेंट यहाँ से तो पीछे चल रहा है ना, कितना पीछे, तो -90 तो ये और 60, ये 90 और 60 150, तो -150 जो एंगल बनता है वो, ठीक है। कोई के नहीं साहब तो इधर से मेजर करूँगा, कर ले, इधर से मेजर करेंगे तो y बराबर ये किधर से मेजर करें इधर से माइनस कोस, तो -√3 एनोड कोस, और आप ओमेगा टी इधर से एंगल 90 ये 180 और 60, बोलो कितना 180 और 60 तो -240। कोई के नहीं साहब आप तो इधर से मेजर करवा रहे हो, तो इधर से भी तो हो रहा है, इधर से चल रहे -√3 एनोड कोस ओमेगा टी,
लेकिन इधर से चलेंगे तो प्लस मानना पड़ेगा। 90 और ये कितना है 30, 90 और 30 कितना है 120, तो प्लस 120। समझ गए? इसका मतलब हम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। अगर एक फॉर्मूले से करा था तो मैं एक ही आंसर लेके बैठ जाता, लेकिन हम कंसेप्ट से किए तो हम कई आंसर निकाल लिए। सही है? आए समझे? ये जो अपन लिख रहे हैं ना, इतनी देर अपन यहाँ फेज डिफरेंस देख रहे थे, इधर π/6 π/6, और इसमें रिजल्टेंट का फेज एंगल लिखा है, जो अपन थीटा निकालते हैं ना, वहाँ पे थीटा बराबर tan इनवर्स a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi ना, वो वाला, तो वो लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। समझ में ही बात? तो इतनी देर में क्या किया था, इनका फेज एंगल निकालना सिखाया। फेज एंगल कहता है दोनों के बीच में, दोनों का एंगल निकाल दिया तो दो वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे जिनके बीच में एंगल इतना है। अब आपको पता चल गया वेक्टर बीच में एंगल इसको, तो रिजल्टेंट निकाल लो। अब रिजल्टेंट का किसी एक के साथ कितना एंगल है, वो उसका एंगल यहाँ पे आएगा। समझ में आई बात? ओके। लेकिन मैं खेल ये नहीं खेलना चाह रहा हूँ, मैं खेल खेलना चाह रहा हूँ इंटेंसिटी का। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट का स्क्वायर, सही है। और इसके लिए बात करूँ तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर इसका एंगल तो ओमेगा टी माइनस π/6 है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन फेज एंगल से इंटेंसिटी नहीं बदलती है। फेज एंगल किस बात को बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया ये साइन है ऊपर वाला y1, ये साइन है, ये रवाना हुआ, चलना गया, ये कोस हो गया, ठीक है। और कोस से भी कुछ माइनस करना है तो इतना माइनस किया, ये इतनी देर बाद रवाना हो, तो इससे इतना आगे पीछे चल रहा है, उस चीज़ को बता रहा है ये इस चीज़ को नहीं बता रहा कि कितना चमकेगा, तो बराबर ही चमकेगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो फेज एंगल कितना भी हो उनका इंटेंसिटी सेम ही होता है। तो इसका इंटेंसिटी बराबर होगा। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये पहले रवाना हुआ था, ये बाद में रवाना हुआ है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लेग कर रहा है। इस चक्कर में कौन किस वक्त मिलता है तो इंटेंसिटी पे कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? √3 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3 a नोट का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 a नोट स्क्वायर। अब तो 3 a नोट क्या थी? पहले वाली इंटेंसिटी, इसको मैं इंटेंसिटी को आई नोट बोल देता हूँ, आई नोट, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या हो गया? 3 I नोट। ले जी, हम बोल रहे थे दो वेव्स मिल रही है, ए नोट एम्पलीट्यूड की, इंटेंसिटी आई नोट, दोनों मिलकर 2 I नोट पैदा करेगी। नहीं साहब, कितने पैदा कर दिया? 3 I नोट, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्ट सम नहीं होगा, इसका वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम से इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इंटेंसिटी डबल भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो सेम एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, ये तुम घर पर ट्राई करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में क्या कर दिया? प्लस कर दिया एक जगह। तो पहले क्या करेंगे? इनका फेज एंगल निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट इक्वेशन इतनी तरीके से लिखनी है, ठीक है। और फिर इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का, इसकी भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और फिर उसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। कर लोगे? तो घर पे ट्राई करना। पढ़ाया जो कैसा लगा? समझ में आया सारा? जितना लेवल पे थे उतने ही कुछ आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, आगे बढ़े हो, इस तरह से मेहनत करते रहिए। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही से लिखते जाइए, ओके। 4, 5, 10, 12 पन्नों में हो जाएगा, रिवीजन में भी आसानी रहेगी और टॉपिक पे पकड़ भी आ जाएगी, ठीक है। और वो तो पढ़ना ही है, जब भी टाइम मिले टेस्ट हो तो वो तो पहले पढ़ना है और फिर ये देखना है, ओके। कल अपन बात करेंगे अब इसमें थोड़ी बहुत बात और करनी है जो करके, और कल फिर मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात